नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबर जो कि इस वक्त महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में चुनावी दंगल छिड़ चुका है। बीजेपी और कांग्रेस कैसे भी चुनाव में जीतने की तैयारी में जुट चुकी है। इस वक्त महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एक तरफ एनडीए की इज्जत की बात बन चुका है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी विधानसभा चुनाव जीतना काफी अहम हो गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि उसे महाराष्ट्र में किसी भी तरह की हार का सामना करना पड़े या फिर किसी भी तरह की दिक्कत झेलनी पड़े। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। वहीं जानेंगे कि आखिर किस तरीके से बीजेपी महाराष्ट्र में खुद को मजबूत करने की प्लानिंग कर रही है और आरएसएस किस कदर बीजेपी का समर्थन करने के लिए मैदान में उतर चुका है। बात करेंगे इसी मुद्दे पर, तो सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे कुछ बिंदुओं की तरफ। महाराष्ट्र में एक्टिव हुआ आरएसएस। कांग्रेस ने निकाली सरकार के करप्शन की रेड लिस्ट। महाराष्ट्र में दिखा एनडीए का परिवारवाद। 99 सीटों पर बीजेपी ने उतारे उम्मीदवार। विपक्ष के सर्वे में खुलासा, 60 सीटों पर सिमटेगी बीजेपी। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने वोटर लिस्ट में धांधली पर दिया बड़ा बयान। गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी का शिवसेना पार्टी में शामिल होने को लेकर और बाद में उसे हटाए जाने को लेकर सुप्रिया सुले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो बात करेंगे इन्हीं सब बिंदुओं पर। तो सबसे पहले नजर डालते हैं महाराष्ट्र में आरएसएस के एक्टिव होने की। दरअसल इस वक्त महाराष्ट्र में आरएसएस उसी तरह से एक्टिव हो गया है जैसे कि वो हरियाणा में बीजेपी के लिए एक्टिव हुआ था। हरियाणा में किस कदर आरएसएस ने अपनी बैठकें की, वही अब महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है। लगातार ऐसी बातें सामने आई हैं कि महाराष्ट्र में अब आरएसएस की तरफ से कई टोलियां बनाई गई हैं और वो टोलियां जगह जगह जाकर लोगों के साथ बैठ के करेंगी। ये बात तो आप जानते हैं कि इस वक्त कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर भी बात हो रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी वोटरों को हिंदू और मुस्लिमों के आधार पर बांटने की भी कोशिश कर रही है। ऐसे में आरएसएस किस तरह से बीजेपी के लिए अहम साबित होगी और किस कदर बीजेपी का साथ वो निभाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई है कि इस वक्त आरएसएस ने अपनी कई टोलियां बनाई हैं जो कि प्रत्येक टोली 10 से 5 लोगों को लेकर बैठेगी और उनसे बैठ के करेंगी। वहीं ये बात भी सामने आई है कि इस वक्त आरएसएस कैसे भी बीजेपी के समर्थन में बात करेगी। हालांकि वो स्पष्ट रूप से बीजेपी का समर्थन लोगों से नहीं मांगेगी, वह कई अन्य मुद्दों को लोगों के सामने रखकर बीजेपी के लिए वोट मांगने का प्रयास करेगी। आपको बताते चले कि सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि संघ की टोलियां इन बैठकों में सीधे तौर पर भाजपा का समर्थन नहीं करती हैं, बल्कि वो कई अन्य प्रकार की बातें या मुद्दे करके बीजेपी के लिए समर्थन मांगती हैं। दरअसल आरएसएस अधिकतर राष्ट्रीय हित, हिंदुत्व, सुशासन, विकास, लोक कल्याण और समाज से जुड़े विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर गहन चर्चा के माध्यम से लोगों की राय को आकार देती है और वहीं से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में जो लोगों का समर्थन है उसकी राह मिलना काफी आसान हो जाता है। यही एक बड़ा सवाल अभी भी सामने आ रहा है कि हरियाणा में जब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को लोगों ने भगाने जैसी हालत कर दी थी उनकी, तो वहां पर कैसे बीजेपी की सरकार आई और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आरएसएस एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर हरियाणा में आया था और यही भूमिका अब महाराष्ट्र में भी आरएसएस की होने वाली है। उस वक्त हरियाणा में जो आरएसएस है उसने 1.25 तकरीबन लाख बैठकें की थी। वहीं महाराष्ट्र में भी अब इसी तर्ज पर आरएसएस तैयार है। आपको बताते चलिए कि सूत्रों के हवाले से ये बात निकल कर आई है
कि हरियाणा में बनाई गई संघ कार्यकर्ताओं की टोलियों ने राज्य में 1.25 लाख से अधिक छोटी छोटी बैठकें की थी। इन बैठकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की जाट केंद्रित नीतियों सहित विभिन्न मुद्दों को उजागर करके हरियाणा में जनमत को आकार देने में मदद की। उन्होंने अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर लोगों की चिंताओं को भी दूर किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं हरियाणा में भाजपा को लेकर लोगों में रोष है, वो भी अग्निपथ योजना को लेकर। हालांकि बाद में ये बात सामने आई कि अग्निपथ योजना को लेकर जो लोगों को दिक्कतें थी उनको दूर करने का काम आरएसएस की तरफ से किया गया था। हालांकि महाराष्ट्र में आरएसएस किस तरीके से बीजेपी के लिए एक बड़ा हथियार बनेगी या किस तरीके से उसे समर्थन देगी, यह देखना दिलचस्प होगा और यह सब कुछ नतीजों के बाद सामने आएगा कि आखिर आरएसएस कितना काम बीजेपी के लिए कर पाई। वहीं हम बढ़ते हैं अपने अगले मुद्दे की तरफ, जो कि है कांग्रेस ने सरकार के करप्शन की रेड लिस्ट निकाल दी है। दरअसल ये बात लगातार कही जाती है, विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी अक्सर सभी एजेंसियों को अपनी मुट्ठी में कर चुकी है और वह उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल करके विपक्ष को घेरने का काम करती है। ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट निकाली गई है जिसे नाम दिया गया है करप्शन रेट लिस्ट। ये वो लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि आखिर किस किस रेट में बीजेपी की जो सरकार है वो करप्शन करती है। इस लिस्ट में बताया गया है कि विधायक की जो खरीद है वो 50 करोड़ की है। इस लिस्ट में यह भी बताया गया है कॉर्पोरेटर की खरीद 1 करोड़ की है। सीनियर ऑफिसर ट्रांसफर का 1 करोड़ रेट है। वहीं जिला सिविल सर्जन ट्रांसफर का रेट 25 लाख है। तलाशी परीक्षा पेपर 15 लाख, आबकारी इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर 15 लाख, जूनियर इंजीनियर की नौकरी 10 लाख, ग्रुप डी की सरकारी नौकरी 7 लाख। ये कांग्रेस की तरफ से जारी की गई बीजेपी की करप्शन लिस्ट है। इसमें रेट कार्ड ये कांग्रेस की तरफ से निकाला गया है। हालांकि इस रेट कार्ड पर आप कितनी सहमति जताते हैं और आप कितना सहमत हैं वो अपनी राय हमें जरूर दें। वहीं कांग्रेस ने इस लिस्ट के अलावा एक महंगाई की लिस्ट भी जारी की है जिसमें उन्होंने महंगाई मैन मोदी के कहर को कहकर अपना पोस्ट शेयर किया है। दरअसल इस पोस्ट में कांग्रेस ने बताया है कि सब्जी लगातार किस कदर महंगी हो रही है और आम जनता का उसे खरीद पाना कितना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर कांग्रेस ने मोदी को महंगाई मैन बताया है और बताया है कि लहसुन 400 रुपए किलो, मटर 320, हरी मिर्च 260 रुपए, बीन्स 180 रुपए, टमाटर 120, फूल गोभी 100, भिंडी 90, प्याज 80 और आलू 50। ये रेट लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है जो कि लगातार इस वक्त लोगों को महंगाई के रूप में झेलनी पड़ रही है। वहीं हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने 99 कैंडिडेट जो हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं बीजेपी की तरफ से अब परिवारवाद भी साफ दिखने लगा है। लगातार एनडीए की तरफ से कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता था कि वो परिवारवाद का समर्थन करती है और कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश एनडीए की तरफ से की जाती थी। लेकिन अब जो कैंडिडेट की लिस्ट एनडीए की तरफ से सामने आई है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से उन्होंने 10 सीटों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। आपको बताते चले कि इस लिस्ट में कई नाम शामिल हैं। सबसे पहला नाम है श्रीजा चौहान का। श्रीजा चौहान पूर्व सीएम अशोक चौहान की बेटी हैं। पिता की सीट नांदेड़ की होकर से अब वो लड़ने के लिए उतर चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले चौहान कांग्रेस से भाजपा में आए राज्यसभा सांसद बनाए गए। आपको बताते चले कि परिवारवाद का ये एक उदाहरण है। इसके अलावा नितेश राणे भी जो है वो इस बार बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकसभा सांसद, कोकण क्षेत्र के कद्दावर नेता नारायण राणे के ये बेटे हैं और इन्हें सिंधुदुर्ग में कांकावली से चुनाव के लिए उतारा गया है। वहीं आपको बता दें कि अमल महाडिक भी इस वक्त
कैंडिडेट के रूप में एनडीए की तरफ से उतारे गए हैं और राज्यसभा सांसद धनंजय महाटिक के ये छोटे भाई हैं। वहीं संतोष दानवे को भी मैदान में उतार दिया गया है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के बेटे हैं। आपको बता दें कि सभांजी पाटिल निलंगेकर को भी यहां पर मैदान में एनडीए की तरफ से उतारा गया है, जो कि पूर्व सीएम शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर के पोते हैं। वहीं विनोद शोलार को भी यहां पर कैंडिडेट के रूप में उतारा गया है, जो कि मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार के भाई हैं। वहीं आपको बताते चलें कि इसके अलावा यहां पर कई और नाम भी शामिल हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण नाम सुलभा गायकवाड़ का है, जो कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता पर थाने में गोली चलाने वाले विधायक गणपत गायकवाड़ की पत्नी है। वहीं जगजीत सिंह को भी यहां पर कैंडिडेट के रूप में उतारा गया है। अजीत पवार के करीबी पद्म सिन्हा पाटिल के बेटे हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ सिरोले भी यहां पर कैंडिडेट के रूप में उतारे गए हैं, जो कि पूर्व सांसद अनिल शिरोले के बेटे हैं। इसके अलावा शंकर जगताप को भी यहां एनडीए ने कैंडिडेट के रूप में उतारा है, जो कि चिंचवड़ की विधायक अश्विनी जगताप के देवर है। ऐसे में ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से जो बीजेपी है वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, और उसने जो इस बार अपने 99 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है, उसमें 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिससे साफ तौर पर परिवारवाद छलक रहा है। हालांकि इस लिस्ट से कई लोग सहमत हैं और कई लोग अभी भी हो सकता है कि बीजेपी में नाराज हो। वहीं आप बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है कि विपक्ष के सर्वे में एक बड़ा खुलासा हुआ है, और वो खुलासा ये है कि बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में केवल 60 सीटों में सिमट जाएगी। दरअसल अभी कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से एक सर्वे किया गया है, जिसमें कई खुलासे किए गए हैं। इस सर्वे में बताया गया है कि जो बीजेपी है वो इस बार जो है सिर्फ 60 सीटों में ही सिमट जाएगी, जबकि जो कांग्रेस है उसके पाले में 160 सीटें आएंगी। आपको बताते चले कि जो अनुमान है वो लगातार यही सामने आ रहा है कि बीजेपी केवल 60 सीटों में सिमटेगी। वहीं महाविकास अघाड़ी जो है वो 160 सीटें अपने पाले में लेकर जाएगी। हालांकि ये सर्वे है विपक्ष की तरफ से किया गया, लेकिन इस सर्वे के उलट हकीकत क्या होगी ये चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं हम आपको एक आंकड़ा बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी को कांग्रेस ने झटका दिया था। दरअसल बीजेपी को उस वक्त 9 और शिवसेना शिंदे की जो पार्टी है उसको 7 और एनसीपी जो कि अजित पवार की पार्टी है उसको 1 सीट मिली थी। वहीं जो इंडिया गठबंधन है उसने 48 सीटें हासिल की थी। वहीं आपको बताते चलें कि इस वक्त जो बीजेपी है वो महाराष्ट्र में 155 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि इंडिया गठबंधन में अभी तक जो अंदर की जो तनाव है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जल्द ही सीटों के बंटवारे का ऐलान कर देगा, पर अभी भी उसका इंतजार जो है वो खत्म नहीं हो पाया है और तनाव उनमें लगातार जारी है। वहीं हम आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा जो चुनाव थे उसमें बीजेपी शिवसेना गठबंधन एक साथ था और तब 105 सीटें बीजेपी के पास थी और शिवसेना 56 सीटें जीती थी। हालांकि ये साफ तौर पर बीजेपी की जीत थी, लेकिन उसी वक्त जो है शिंदे ने शिवसेना को, अपनी जो पार्टी है उसको धोखा दिया था। उद्धव ठाकरे को धोखा देकर उन्होंने एक अलग शिवसेना बना ली थी। इसी तरीके से अजित पवार ने भी अपने चाचा शरद पवार को धोखा दिया था और अलग पार्टी बनाकर वो एनडीए में शामिल हो गए थे। इस वक्त एक गुट एनडीए गठबंधन में है जो कि शिवसेना शिंदे और अजित पवार एनसीपी का है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ एनसीपी शरद पवार और वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना में शामिल है, ये एक साथ हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन और एनडीए आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़कर चुनावी मैदान में बिगुल फूकेंगे। वहीं हम आपको बताते चलें कि इस वक्त नाना पटोले जो हैं
उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने लगातार वोटर लिस्ट में धांधली पर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसे भी हम आपको सुनाएंगे कि आखिर उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि गौरी लंकेश, जो कि एक पत्रकार थी, उनकी हत्या के आरोपी श्रीकांत को शिवसेना गुट ने, जो शिंदे के शिवसेना गुट है, उसने अपनी पार्टी में शामिल किया था। लेकिन इसकी आलोचना होने के बाद कुछ देर बाद ही इन्हें यहाँ पद से, पार्टी से हटाने की बात की गई। वहीं अब इसी बात को लेकर सुप्रिया सुले जो है, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शिवसेना जो है, शिंदे गुट की जो शिवसेना है, उस पर बड़ा हमला किया है। दरअसल पत्रकार गौरी लंकेश की जो हत्या के आरोपी श्रीकांत पांगरकर ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव से पहले जालना में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना का दामन थाम लिया था। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नेता और पूर्व राज्य मंत्री अर्जुन खोतकर की मौजूदगी में पंगारकर को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें पार्टी से हटाने की बात सामने आई। मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे के गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने रविवार को श्रीकांत पंगारकर को जालना इकाई में पार्टी में कोई भी पद देने पर रोक लगा दी थी। इसे लेकर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने अब प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना की पंगारकर के खिलाफ की गई कार्यवाही केवल चुनाव तक ही सीमित है। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे एक राजनीतिक स्टंट बताते हुए सिर्फ ये कहा है कि श्रीकांत की जो उसे सदस्यता वापस लेने का सिर्फ मतलब चुनाव तक ही सीमित है और चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा सुप्रिया सुले ने अपने बयान में कहा है। वहीं अब आप जरा एक बार वो बयान सुनिए जो कि नाना पटोले ने वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर कहा है। विशेष करके आज जो वोटर लिस्ट में बीजेपी जो घपला कर रही है, चुनाव आयोग और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार डर के मारे बीजेपी के वोट बढ़ाने का और कांग्रेस बैंड के वोट, महाविकास आघाड़ी के वोट कम करने का काम जो शुरू किया है, उसके बारे में एक गहन चर्चा हुई और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जहां जहां इस तरह का वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन, उन लोगों को पता भी नहीं कि हमारे नाम काटे जा रहे हैं, डुप्लीकेट साइन करके, डुप्लीकेट आधार कार्ड करके वोट कम किए गए। और इसलिए जहां जहां हमें ये आता है वहां पे हम एफआईआर दर्ज करेंगे और इसमें पूरी इंक्वायरी हो। नहीं तो चुनाव आयोग ने इस पे ध्यान देना चाहिए। इस पे एक गहन चर्चा हमारी हुई। महाराष्ट्र में जिस तरह से हमारे पास रिपोर्ट आया है, उसके बारे में भी चर्चा हुई कि महाविकास आघाड़ी की वहाँ पे गवर्नमेंट आएंगी और अच्छे वोटों से आएगी। और इस तरह से एक चर्चा इस वोटर लिस्ट के बारे में, क्योंकि बीजेपी डर के मारे जो पाप कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोट रही है, उसके बारे में एक चर्चा हुई। आपने सुना कि किस तरीके से पटोले ने ये बयान दिया है। आखिर इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहिए टीआरपी इंडिया के साथ। धन्यवाद।